वेलकम बैक टू द क्लास। 14 क्वेश्चन हो गया, 15वां देखो। 15वें का पहला पॉइंट दे रखा है, निम्नलिखित सूचना से ब्याज आवरण अनुपात की गणना करनी है। और दूसरे पॉइंट में दे रखा है, एक कंपनी के पास 3 लाख रुपए की चालू परिसंपत्तियां हैं तथा 1,40,000 रुपए की चालू देयता है। इसके पश्चात इसने 20,000 रुपए का माल उधार क्रय किया। माल के क्रय के पश्चात चालू अनुपात की गणना करनी है। पहले वाले पॉइंट में ब्याज एवं कर के भुगतान के पश्चात शुद्ध लाभ 1,20,000 रुपये है। आयकर की दर 40% है। 15% ऋण पत्र दे रखे हैं 1 लाख रुपए के, और 1 लाख रुपए का बंधक ऋण है 10% वाला। इसमें निकालना है आपको ब्याज आवरण अनुपात, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 दो इन्फॉर्मेशन है, और 15 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। पहले गिवन वैल्यू हमारे पास है कुछ, क्या क्या हमको दे रखा है। ब्याज एवं कर के भुगतान के पश्चात शुद्ध लाभ, ये है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना दे रखा है, 1,20,000 रुपये। इसके बाद में आयकर की दर दे रखी है 40%। जो टैक्स रेट है वो 40% का है। 15% ऋण पत्र का 1 लाख रुपए है। एक लाख रुपए के हैं। और इसके बाद में 10% बंधक ऋण पत्र है 1 लाख रुपए की। तो 10% बंधक ऋण है, मोर्टेज लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का। मोर्टेज का मतलब है जिसके बदले में तुमने कोई संपत्ति गिरवी रखी हो, वो मोर्टेज में आते हैं, ठीक है। इतनी ही वैल्यू तुमको दी है। निकालना क्या है इसमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसको ही बोलते हैं ब्याज आवरण अनुपात। ये हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला शायद मैंने लिखवाया होगा तुमको। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बराबर होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ये वैल्यू हमको चाहिए यहाँ से। अब हमको देखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है क्या। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है, हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर। दोनों में क्या अंतर है। ऐसे मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए थे, ये आपके प्रॉफिट है। इसमें से पहले आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, कितने का, 10 रुपये का। कितने रुपए बचे, 90 रुपये। इसके बाद में आपने इसमें से टैक्स पे किया, कितने का, मानो 50% का। तो 45 रुपये का टैक्स पे कर दे, कितने बचे, 45 रुपये। देखो ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट है इसको तो बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आफ्टर और बिफोर का अंतर है। अगर ये वैल्यू तुमको दे रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन तुमको तो ये वैल्यू दी है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू बनानी पड़ेगी। करना क्या पड़ेगा, इस 45 में पहले तो टैक्स जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, तब पहले वाली वैल्यू मिल पाएगी। वो सब इसमें हमको देखना पड़ेगा टैक्स है या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है हमको कितना, 40%। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी है 15% का एक बार, 10% का एक बार। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे, है ना। देखो कैसे कर पाएंगे इसको, इसी के आधार पे करनी है ना। ये यहां कर लो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब ब्याज और टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट आपने कमाया था। तो आपको प्रॉफिट जो दिया है वो आफ्टर वाला दिया है बेटा,
कितना दिया आपको आफ्टर वाला? 1,20,000 रुपया। जब हम विपरीत चलेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? इसमें टैक्स आएगा। पहले इसमें टैक्स जोड़ना पड़ेगा हमको, तो प्लस करेंगे इसमें टैक्स। कितना टैक्स है? 40%। तो ये जो वैल्यू टैक्स काटने के बाद की वैल्यू है। अगर वैल्यू 100% रही होगी तो 40% का टैक्स कटा तो कितनी वैल्यू बचेगी? 60% के बराबर। ये जो वैल्यू है वो 60% के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम? 1,20,000 जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 60 के बराबर। हमको कितने के बराबर चाहिए? 40 के बराबर। 40 का टैक्स जोड़ना है। इसको सॉल्व करो जल्दी से। 80,000 आएगा। कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख। अब इसके बाद में इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमको? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारे पास दो हैं, 15% का ये वाला और 10% का ये वाला। तो पहली बार तो लगेगा इसमें 15% का इंटरेस्ट, किसका? 1 लाख रुपए का। तो कितना आएगा? 15,000 रुपया। और दूसरी बार लगेगा 10% किसका? 1 लाख का। तो कितना आएगा? 10,000। इनको भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये? 2,25,000 रुपये। ये वैल्यू हमको मिल गई। कौन सी वाली? पहले वाली। बात समझ गए यहाँ तक? अब इसको लिख दो यहाँ पे 2,25,000 रुपया डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। दो जगह पे हमने खर्चा किया इंटरेस्ट पे, एक तो 15,000 ये वाले और एक 10,000 ये वाले। तो दो ही वैल्यू है हमारे पास इंटरेस्ट की। तो 15,000 और प्लस का 10,000 दोनों करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा? 2,25,000 डिवाइड बाई 25,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी ये वाली। कितना बचेगा? 2,2,5 डिवाइड बाई 25। अब ऐसा कोई पहाड़ा हमको पढ़ना है जो दोनों को काट दे। 5 आ रहा है बाद में, तो 5 से कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे इन दोनों संख्या, 5 चौके 20, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। कितना बचा? 45/5। तो कितना हो जाएगा ये पूरा? 9 टाइम। बताओ, बात आ गई समझ में वाली? ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, सेकंड पार्ट समझते हैं। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्या सेकंड पार्ट। एक कंपनी के पास 3 लाख रुपए की चालू परिसंपत्तियां हैं, 1,40,000 की चालू देता है। इसके पश्चात 20,000 रुपए का माल उधार क्रय किया है और माल के क्रय के पश्चात में आपको चालू अनुपात बताना है। ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने? 3 लाख रुपए की चालू संपत्तियां हैं, जो उसकी करंट असेट्स है वो कितने की है? 3 लाख की। और जो उसका करंट लायबिलिटीज है वो कितने का है? 1,40,000। बात नहीं करो भाई, क्वेश्चन में एक वैल्यू बोली है उसने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्रेडिट परचेज करेगा वैल्यू को, है ना। उधार माल खरीदता है वो कितने का? 20,000 रुपए का। तो उसके बाद में तुमको बताना है उसमें करंट रेशो। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू दिए, करंट असेट्स भी दिया है, करंट लायबिलिटीज भी दिया है। डायरेक्ट आंसर आ सकता है। लेकिन इसमें एक बात जो बोली है ना कि उसने उधार माल खरीदा है कितने का? 20,000 रुपए का। इसकी क्या मतलब है? जब हम करंट असेट्स बनाते हैं तो करंट असेट्स में बहुत सारी वैल्यू आती है, लेकिन उसमें एक वैल्यू स्टॉक भी आता है करंट असेट्स में। जब हम करंट लायबिलिटीज बताते हैं तो उसमें एक वैल्यू आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है लेनदार, है ना, जिनसे उधार माल खरीदा जाए या फिर जिनसे उधार पैसा लिया जाए। अगर ये 20,000 का माल मैं उधार खरीदूं तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा। पहले जो स्टॉक मानो 1 लाख रुपए का था वो 1,20,000 का हो जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यू में क्या हो जाएगा? 20,000 प्लस हो जाएगा। अब किसी से उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स भी 20,000 से प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी 20,000 से प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 20,000 का माल बढ़ा और 20,000 से उधार लिया है किसी से, है ना, तो 20,000 दोनों बढ़ गए। अगर स्टॉक बढ़ेगा तो सीधी बात है करंट असेट्स भी बढ़ेंगे और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, सर सीधी बात है कि फिर करंट लायबिलिटीज भी बढ़ेंगे। इसका मतलब है कि इस 20,000 का फर्क इन दोनों वैल्यू पे पड़ने वाला है। समझ गए वाली बात को? ठीक है, अब समझो। अब करंट असेट्स कितनी की हो जाएगी?
3 लाख की पहले से है, 20,000 का स्टॉक खरीदा इसलिए 20,000 बढ़ गए, डिवाइड बाई 1,40,000 की करंट लायबिलिटीज पहले से है, 20,000 का उधार माल खरीदा इसलिए 20,000 फिर ये बढ़ गए। तो टोटल मिला के इधर कितना हो गया बेटा 3,20,000 और इधर कितना हो गया 1,60,000। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 32/16, 16 दूनी 32 होते हैं, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो इसको लिख सकते हैं 2:1। और 2:1 नहीं लिखना चाहते हो तो 2 टाइम लिख सकते हो उसको, है ना, 2 टाइम लिख सकते हो। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन खत्म हो गया वाला सेकंड पार्ट। हाँ 16वां क्वेश्चन देखो, ऋण समता अनुपात और विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय दर ज्ञात करनी है आपको। ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ दे रखा 3,60,000 रुपए का, 6% ऋण पत्र है 5 लाख रुपए का, विनियोजित पूंजी दे रखी 10 लाख रुपए की और कर की दर है 40%। क्वेश्चन 16 है, 2 वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी हमको, लेकिन इसमें गिवन वैल्यू क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमको दिया है ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया 3,60,000। इसके बाद में अगली वैल्यू 6% का ऋण पत्र है, 6% डिवेंचर है, कितने रुपए का 5 लाख रुपए का। इसके बाद में विनियोजित पूंजी है 10 लाख रुपए की, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख, इन्वेस्टेड कैपिटल भी बोल सकते हैं आप इसको, और टैक्स की रेट दे रखी है 40%, टैक्स रेट है 40%। वैल्यू क्या निकालनी है हमको, ऋण समतानुपात निकालना है एक तो, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है एक तो हमको, और इसके बाद में विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय याद करना है, रेट ऑफ रिटर्न, प्रत्यय दर इसको बोलते हैं। 2 वैल्यू हमको याद करनी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसमें होता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। क्या क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, लॉन्ग टर्म डेट्स होता है कौन सा, जो लंबे समय के लिए पैसा लिया जाए। ये पैसा लिया गया है डिवेंचर से, कितना 5 लाख रुपए, इसको तो लिख देंगे यहाँ पे 5 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड का मतलब है कैपिटल, कितना कैपिटल उन्होंने लगा के रखा है, कितना कैपिटल लगाया है 10 लाख, यहाँ लिखेंगे 10 लाख। इसको करेंगे सॉल्व, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, इससे ये भी कट जाए, कितना बचेगा हमारे पास 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको हम बोल सकते हैं 1:2, या फिर इसको 2 से काटेंगे एक को तो 0.5 बार आधे बार कटेगा, इसको ये भी बोल सकते हैं 0.5:1, और सीधा काटना चाहें इसको तो 0.5 टाइम भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तीनों में से आप कुछ भी लिखें सही रहेंगे तीनों। क्लियर है तक। अब अगला क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, इसको कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने बिफोर क्यों लिया यहाँ पे, वैसे आफ्टर दे रखा है। ये 3,60,000 में से और भी खर्चे काट दिए गए हैं, तो इसका मतलब पैसे तो ज़्यादा कमाए होंगे उसने। हमने टोटल कितना पैसा कमाया है,
इसमें से ये काट के कितना है 40% का टैक्स दे दिया, इसमें से ब्याज भी दे दिया हमने, तब बचे हैं 3,60,000। लेकिन हमने कमाए इससे भी ज़्यादा होंगे पैसे, है ना, तो वो पैसे हमको निकालने के रियल में हमने कितने रुपए कमाए थे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट बिफोर। पहले वाला प्रॉफिट चाहिए जिसमें से टैक्स ना काटा गया हो और इंटरेस्ट भी ना काटा गया हो, जैसे पहले हमने निकाला था। तो उसी तरीके से निकाल देते हैं एक बार। हमको प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर वाला कितना 3,60,000। इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स। कितना टैक्स है 40%। कहने का मतलब है ये जो वैल्यू 40% काटने के बाद आई हुई है तो ये वैल्यू 60% के बराबर हो गई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3,60,000 रुपये जो हैं वो 60% के बराबर है, हमको चाहिए 40% के बराबर। तो 3,60,000 में 60 का भाग लगाओ, 40 की मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो। 3,60,000 में 60 का डिवाइड, 40 का मल्टीप्लाई। 2 40, इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 6 लाख। इसके बाद में इसमें प्लस करना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है हमारे पास, डिवेंचर कितने के 6% वाले। कितने का 6% लगाना है हमको, 5 लाख रुपए का 6%। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख का 6% कैसे निकालेंगे, 5 लाख का 6%, ये आएगा कितना 30,000 रुपया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,30,000। यही वैल्यू हमको चाहिए थी, इसको लिख भी सकते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT भी लिखते हैं। आगे तुमको ये वैल्यू पढ़ने को मिलेंगी, जब तुम वैल्यू पढ़ोगे ना अगला वाला चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो तुमको ऐसे शॉर्ट फॉर्म वहाँ पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे हम इधर। कितना प्रॉफिट कमाया हमने 6,30,000 का। कैपिटल कितने का हमारे पास 10 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व इसको करेंगे कैसे, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से जीरो भी कटे, कितना बचेगा 63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। इस 100 से 100 कट जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई किया था हमने तो कितने वैल्यू आएगी परसेंट में, 63%। समझ के बाद क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट देखो 17वां क्वेश्चन। चालू देयता दे रखे 350 की, चालू परिसंपत्तियां 580, स्टॉक दे रखा है 40,000, अग्रिम कर दे रखा है 30,000 का और पूर्वदत्त किराया 10,000 का। आपको निकालना है इसमें तरल अनुपात। 17 क्वेश्चन है ये, गिवन वैल्यू है कुछ, क्या क्या है गिवन वैल्यू में। करंट असेट्स, पहले करंट लायबिलिटी है 350, $3,50,000। फिर करंट असेट्स है, कितना करंट असेट्स है, करंट असेट्स कितना है 580। सारे के सारे बैठे रहते हो ना, बोलने का नाम नहीं है। स्टॉक दे रखा है 40,000, प्रीपेड क्या है, इसके बाद क्या चीज है, पूर्वदत्त किराया, ये प्रीपेड रेंट है 10,000 का, ये प्रीपेड नहीं है, अग्रिम का है तो एडवांस टैक्स है ये। निकालना क्या है इसमें, लिक्विड रेशो। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड रेशो। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हमको चेक क्या करना है, करंट लायबिलिटीज तो क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन लिक्विड असेट्स क्वेश्चन में नहीं, हमको बनानी पड़ेंगी, है ना। ये कैसे करेंगे इसको सॉल्व, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, लिक्विड रेशो बराबर, अगर हमको करंट असेट्स दी हुई हैं तो लिक्विड असेट्स बनाई जा सकती हैं कैसे, इसमें से माइनस करें अगर हम स्टॉक, माइनस करें प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब जो भी एडवांस में हमने दिया है, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज।
करंट असेट्स कितने का है? 5,80,000। स्टॉक है 40,000। प्रीपेड, ये दोनों ही वैल्यू प्रीपेड है। एडवांस में किसी को पेमेंट दिया प्रीपेड, या प्रीपेड है ही, तो 30,000 10,000 ये भी लेस करने हैं हमको। 30,000 माइनस का 10,000 और डिवाइड बाई कितने वाले? 3,50,000। सॉल्व करेंगे इसको, 580 में 40 जाएंगे, 540 और ये पूरे चाल करेंगे 5 लाख डिवाइड बाई 3,50,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी वाली, इससे ये भी कितना बचेगा? 50/35। सॉल्व करेंगे 5 से, 5 7 35, 5 दाम 50, कितना बचेगा? 10/7। अब ऊपर जीरो है तो नहीं काट सकते, नीचे जीरो होती है तो उसको पॉइंट लगा काट सकते हैं। इसमें तो भाग लगाना पड़ेगा, या तो इसका रेशियो इतना ही बना हुआ 10:7। अगर इतना नहीं बनाना चाहते हो और ज़्यादा इसको सॉल्व करना है तो फिर इसको भाग लगा के देखना पड़ेगा। कैसे भाग लगाएंगे? 10 में भाग 7 का, 7 एक कम 7, 3 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौके 28, कितने बचेंगे? 2, पॉइंट लगा जीरो बढ़ जाएगी, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचेगा? 6। बस 2 तक आप पकड़ लीजिए इसको, कितना रहेगा इसका? 1.42। जितनी वैल्यू पॉइंटों में आती हैं वो लगभग आती हैं। अगर पॉइंट में दे रखा है 43, 44 तो कोई डाउट नहीं उसमें, वो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कितना रहेगा? ये इतना हो सकता है, या फिर इसको आप 1.42 टाइम भी बोल सकते हैं, लगभग में होती हैं वैल्यू। समझ गए? ठीक है।